मैंने हमेशा एक थोड़ा पेरेंट्स की तरफ से भी और थोड़ा सा जो मेरे एल्डर ब्रदर्स थे, जो लोग अच्छी पोजीशंस पे थे जाते हैं, तो कॉलेज के दौरान चीज़ें थोड़ी स्मूथ रही। स्मूथ तो इन द सेंस प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन एकेडमिकली थोड़ा ठीक ही रहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा सुनना, बिकॉज मैं हमेशा से कंफ्यूज था कि यार कुछ लोगों की लाइफ कितनी स्मूथ चलती है। मतलब लाइक वो स्कूल में अच्छे होते हैं, फिर वो कॉलेज में अच्छे होते हैं, फिर वो +2 में भी अच्छे होते हैं, फिर उनके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी अच्छे हो जाते हैं, फिर उनके पैकेजेस भी बहुत अच्छे लग जाते हैं। मतलब लाइक एक स्मूथ लाइफ, लाइक उनको जो चाहिए उनको वो मिल रहा है और हमें लगता है कि वो उनकी किस्मत है। बट इनसे बात करके मुझे समझ में आया कि ये रियलाइज्ड हुआ, एक्चुअली में समझ नहीं आया, रियलाइज्ड हुआ, महसूस किया मैंने इस चीज़ को कि जो ये लोग होते हैं ना, ये लोगों में ख़ास बात होती है जो आप इस पूरी वीडियो में समझिए। वो ख़ास बात ये है कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल कितना ज़्यादा है और आप कितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो। ये डिसाइड करता है आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा स्मूथ चलेगी। बहुत कड़वा सच है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। इस वीडियो को पूरा सुनना, आपको पता चलेगा कि कितना इजी है इस चीज़ को फॉलो करना, अगर आप सही ढंग से लोगों को समझ जाओ तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत करते हैं हर्ष सर का अपने प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इट्स रियली प्लेजर फॉर अस कि आपने हमें टाइम दिया और आज आपका हॉलीडे टाइम है और आप हमें दे रहे हो। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी मतलब जो स्टडी बैकग्राउंड रही है, अगर आप थोड़ा सा पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हम आगे जो क्वेश्चंस हैं हम और बेटर ढंग से ले सके और बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सके स्टूडेंट्स को। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अपना पूरा स्टडी जर्नी फ्रॉम 10th टू, और कैसे कैसे आपने मतलब क्या क्या हर्डल्स थे आपकी लाइफ में उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू अमरजीत सर फॉर कॉलिंग मी हियर। तो मैं थोड़ा सा जिस तरीके से आपने पूछा है तो मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। 2012 में मैंने अपनी 10th पास करी थी। मेरी पूरी जो एजुकेशन है फ्रॉम फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वो इंदौर से हुई, एमपी में। फिर एक प्राइवेट स्कूल था जहाँ से पूरे ऑन फर्स्ट टू 12th में एक ही स्कूल में था। तो 10th में 2012 में मेरी 10th हुई थी। उसके बाद 2014 में 12th हुई थी। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो मेन 10th 11th 12th होता है उसमें सब लोग कोशिश करते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। तो उसी तरह मैं भी एक कोचिंग, क्योंकि इंदौर था तो थोड़ा सा मुझे एक्सपोजर था उन सब चीज़ों का, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी आईआईटी जेई के लिए। 11th 12th कोचिंग करी तो 12th में ही मेरा सिलेक्शन जो है एनआईटी भोपाल में हुआ था। उस टाइम मुझे सिविल ब्रांच और उसके बाद की जो भी ब्रांचेस है वो सब मिल रही थी, लेकिन फिर भी मेरा इंटरेस्ट थोड़ा मैकेनिकल में ज़्यादा था। वो मैंने सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि मैंने कुछ सीनियर्स से गाइडेंस लिया था उस टाइम, जो कि मेरे एल्डर ब्रदर्स भी थे और कुछ अलग अलग लोग थे। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस या फिर C++ करके एक सब्जेक्ट होता था हमारे 12th में, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था। तो उस टाइम मैंने उसको थोड़ा सा 1 महीना ट्राई किया था लेकिन मुझे ज़्यादा उसमें मज़ा नहीं आया था। तो इसलिए एक मेरे मन में ये था कि मैं उस फील्ड में ज़्यादा सक्सीड कर नहीं पाऊंगा, भले ही अगर मैं चला भी गया। तो एक कंप्यूटर साइंस मुझे नहीं लेना है, ये मेरे मन में था। दूसरा था कि मुझे ये जो फिजिक्स है और ये सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे। तो एक मेरे मन में था चलो मैकेनिकल साइड में जाना बेटर रहेगा, आगे का फ्यूचर भी मैंने थोड़ा देखा कि ठीक है, ठीक ब्रांच है। फिर मैंने 2012 में जब सिलेक्शन हुआ तो एक ये था कि थोड़ा सा अगर आईआईटी की प्रिपरेशन और अच्छे से करते तो अच्छी रैंक आ जाती। सिलेक्शन हुआ था लेकिन रैंक पीछे थी एडवांस में, तो फिर तैयारी करी 1 साल ड्रॉप लेके। रैंक अच्छी आई लेकिन आईआईटी जितनी नहीं आई, तो एनआईटी भोपाल में ही एडमिशन हुआ, लेकिन अच्छी ब्रांचेस और मिली, कंप्यूटर साइंस भी मिल रही थी, मैकेनिकल भी मिल रही थी। तो मैकेनिकल मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि मेरा, जैसे मैंने बताया, इंटरेस्ट उसमें था। फिर 2015 टू 19 में कॉलेज में था। कॉलेज में मैंने बहुत सारी ऑटोमोबाइल सोसाइटीज़ और उसमें पार्टिसिपेट भी किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। और कॉलेज के दौरान थोड़ा मेरा प्रॉब्लम्स का, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें लेते हैं, तो पहले मैं एक ब्रीफ बता देता हूँ फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स पे आते हैं। तो कॉलेज के दौरान
चीज़ें थोड़ी स्मूथ रही, स्मूथ तो इन द सेंस प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन एकेडमिकली थोड़ा ठीक ही रहा। थोड़ा सा सेकंड, क्योंकि थर्ड हमारा जो ईयर होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है कंपैरेटिवली, जो 4 साल होते हैं उसमें उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ मार्क्स में, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं था। फाइनली ऑन एन एवरेज सब कुछ अच्छा ही था। और फिर फाइनल ईयर में जो प्लेसमेंट है मेरा, वो L&T कंस्ट्रक्शन, जो हमारी थर्ड या फोर्थ कंपनी थी कॉलेज में, उसमें हुआ था। और उसके बाद फिर मेरा एक मन पहले से था कि मैं रिसर्च साइड या फिर उस साइड जाना चाहता, हायर स्टडीज के साइड जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा एमटेक करने का बिल्कुल मन नहीं था। एमटेक करना, क्योंकि एक एमटेक का मैं देख रहा था कि सीनियर्स लोग करते हैं, लेकिन एमटेक और बीटेक को एक ही लेवल पे देखा जाता है आजकल। तो मेरा वैसा थोड़ा सा नहीं था, लेकिन एक ये था कि हाँ, एमटेक के बाद पीएचडी कर सकते हैं, कि रिसर्च फील्ड में हम जा सकते हैं, एक इच्छा है। तो मैं उस गोल को लेके एटलीस्ट कुछ ना कुछ एंडेवर कर रहा था। मैंने देखा कि हाँ, गेट एग्जाम ज़रूरी है एडमिशन के लिए, तो मैं गेट के लिए प्रिपेयर किया फाइनल ईयर में। और फिर फाइनल ईयर से लेके अभी 2 साल हो गए मुझे कंपनी में, तब से लेके अभी तक मैं गेट दे रहा हूँ, और सिलेक्शन भी मेरा हर बार हुआ ही है। और अभी मेरा नेक्स्ट मंथ से मैं IIT गांधीनगर में पीएचडी के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरा अभी वहाँ सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरह की अभी तक की जर्नी थी मेरी एकेडमिकली। ओके ओके, काफी स्मूथ और मतलब ऐसे क्लीन जर्नी थी। मतलब मैं इसलिए एक्चुअली मैं क्यों बोला आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज मैं यहाँ से आपका ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कौन गाइड कर रहा था आपको स्टार्टिंग से, कौन मेरे को, क्योंकि मेरे को याद है जब मैंने अपनी 10th पास करी, उससे पहले ऐसे हमारे स्कूल में बात होती थी। ऐसा नहीं कि हमारा अच्छा स्कूल नहीं था, मतलब मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि बहुत ही बैकग्राउंड सिटी थी। हमारे स्कूल में ऐसे बात होती, हाँ यार 10th के बाद डिप्लोमा कर लेना चाहिए या फिर ऐसा कुछ कर लेना चाहिए। देन मैं सम हाउ एंड अदर, मेरे माइंड में पता नहीं डिजायर आया कि लाइक मुझे यार, मुझे ना शिप पे जाना है, मुझे नेवी में जाना है ना। तो मैंने तो रिसर्च करना शुरू किया कि भैया कैसे जा सकते हैं, क्या जा सकते हैं। तो फिर भी मुझे कहीं से भी कोई, मतलब टीचर से भी पूछने से कहीं किसी को क्लैरिटी नहीं थी कि भैया इस फील्ड में जाना कैसे है। तो आपके एक प्लस पॉइंट था कि आप सिटी में हो, आपको एक मतलब वहां पे एक एक्स्ट्रा एटमोसफेयर मिलता है, मतलब क्या नॉलेज थोड़ी बढ़ जाती है। अभी तो चलो इंटरनेट की वजह से, मेरे ख्याल से अभी भी इंटरनेट, आई थिंक गूगल सर्च करना बहुत ही कम लोगों को आता है। अगर कोई बोले ना गूगल से सारे का आंसर मिल जाता है, मेरे को ऐसा लगता है गूगल सर्च करना बहुत कम लोगों को आता है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा आपसे कि आपको गाइड किसने किया स्टार्टिंग से लेके लाइक अभी तक। कौन ऐसा लोग है जो आपको गाइड कर रहे हैं, या फिर वो अलग अलग लोग हैं, एक पर्सन गाइड कर रहे हैं, अलग अलग लोग गाइड कर रहे हैं आपको? ये देखिए, एक अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं कि स्कूल लेवल से, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई एक गाइड कर रहा है, लेकिन हाँ, मैंने हमेशा एक थोड़ा पेरेंट्स की तरफ से भी, और थोड़ा सा जो मेरे एल्डर ब्रदर्स थे, जो लोग अच्छी पोजीशंस पे थे, तो हमेशा मुझे ये लगता था कि मैं किसी भी फील्ड में जाऊं, एटलीस्ट उस फील्ड में तो मुझे टॉप तक जाना है। मतलब एटलीस्ट अपने लेवल, अपनी बेस्ट जरूर देना उस फील्ड में, ये एक अंदर से हमेशा डिजायर थी। तो हमेशा मैं कोशिश करता था कि चलो, जिस भी फील्ड में हम जा रहे हैं, उस फील्ड का जो भी टॉप मोस्ट आदमी है, मतलब एटलीस्ट अगर हमारे घर में कोई है या फिर कोई फ्रेंड्स सर्कल में है, कोई भी है, तो उससे हमको गाइडेंस लेना चाहिए। तो जाके हमारा जो उस फील्ड में हम बेस्ट, एटलीस्ट हमें नॉलेज तो रहेगा, इन्फॉर्मेशन रहेगी कि हाँ, ऐसे ऐसे करके हम चीज़ें कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जब भी जैसे IIT के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो जो लोग भी अच्छी रैंक लाए हुए हैं या अच्छी कॉलेज में हैं, मैं अपने ट्यूशन या फिर अपनी जो कोचिंग वाले फैकल्टी है उनसे बोलता था कि आप मुझे इनसे बात करवाइए। तो उनसे मुझे गाइडेंस मिलता था। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी, बहुत सारे लोग होते थे जो अलग अलग कॉलेजेस में हैं, तो उनसे मैं थोड़ा गाइडेंस लेता था। बाकी कुछ फ्रेंड सर्कल में भी लोग थे जो कि पहले से स्कूल लेवल से साथ में थे, और वो एकेडमिकली हमसे अच्छे थे। अब क्योंकि जैसे साइंस स्ट्रीम में है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, और टॉपर्स भी बहुत सारे होते हैं स्कूल में और कॉलेजेस में, कोचिंग्स में। तो उनसे मैंने हमेशा जो सर्कल था अपना, वो उस तरीके का बेस्ट रखा। तो मुझे उस तरीके की गाइडेंस भी एटलीस्ट स्कूल लेवल पे मिली। फिर जब मैं, जैसे कि फिर मान लीजिए हम कॉलेज में आए, तो कॉलेज में प्रॉब्लम्स अलग तरीके की होती हैं, कि हमको, क्योंकि चलिए ठीक है, एक आप मान लीजिए मैकेनिकल ब्रांच में है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं आगे। या तो आपके पास कोर PSUs का ऑप्शन रहता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जाइए,
या फिर आप ऑटोमोबाइल फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हायर स्टडीज में जा सकते हैं। मतलब बहुत सारी फील्ड्स है। एक ग्रेजुएशन जो होता है एक बहुत मल्टीपल फील्ड्स हमको देता है ना। अब उसके बाद कैसे सिलेक्ट करें, तो फर्स्ट ईयर तो नॉर्मली जैसे लोगों का होता है कॉमन होता है, तो उसमें तो किसी को कुछ क्लैरिटी नहीं होती है। तो मुझे भी एज सच मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जैसे कॉलेज में गया मुझे पूरा क्लियर था, ऐसा तो कुछ है नहीं। फर्स्ट ईयर नॉर्मली जैसा होता है वैसे ही था, लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा मुझे भी एक डर था कि चलो ये 2-3 साल तो निकल जाएंगे किसी तरह, हम मार्क्स वार्क्स भी ले ही आएंगे, पास तो हो जाएंगे, लेकिन करूँगा क्या आगे मैं अगर मैं किसी ऐसी, अगर मैंने अभी से अपना माइंड बनाया नहीं या कुछ किया नहीं, तो बाद में मुझे बहुत प्रॉब्लम आएगी। या फिर बाद में मैं अगर ढूंढूंगा तो वो टाइम मेरा अभी मैं जो इन्वेस्ट कर सकता हूँ वो मुझे बाद में देना पड़ेगा फाइनल ईयर के बाद, जो कि सही नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा सा सोचा, मैंने कुछ हमारे ही जो सीनियर्स थे कॉलेज के पास आउट या फिर जो अभी थे फाइनल ईयर में, उनसे भी गाइडेंस ली कि हम किस तरह इसको कर सकते हैं। हमारे कॉलेज में एक मतलब बहुत सारे क्लब्स थे, कि जैसे मैंने ऑटोमोबाइल के बारे में बात करी, तो उसी तरह एक हमारे बहुत सारे कुछ स्पिरिचुअल क्लब्स थे जिसमें सीनियर्स गाइड करते थे हमको कि हम एकेडमिकली कैसे कर सके, मतलब कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या फिर हमारा जिस जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें हम किस तरह हमें प्लान करना चाहिए। तो उसी गाइडेंस से फिर मुझे सेकेंड ईयर में मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए। मेरा एक एम ये क्लियर था कि मुझे प्लेसमेंट बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि हमारे कॉलेज में मतलब एनआईटी में है तो एटलीस्ट प्लेसमेंट होगा, ये तो ठीक है, लेकिन अच्छा प्लेसमेंट कम ही लोगों का होता है, एक जो टॉप कंपनीज में जाए। तो एक मेरा एक ये उस टाइम पे गोल था कि हाँ प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। उस टाइम पे मेरा तो भी हायर स्टडीज का इतना नहीं था, लेकिन जब मैं थर्ड ईयर के बाद आया तो फिर मैंने थोड़े प्रोफेसर से इंटरेक्ट करना चालू किया, जो कि हमारी जो फील्ड के हमारे कॉलेज में अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स थे। उस टाइम पे एक हमारे कॉलेज में आईआईटी कानपुर के रिटायर्ड प्रोफेसर आए थे। जब मैं सेकेंड ईयर में था तब वो आए थे, फिर थर्ड ईयर में उनने हमें पढ़ाना चालू किया। उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड था। मुझे उनको एक्चुअली उनकी पर्सनैलिटी देख कर, और वो किस तरीके से पढ़ाते थे, कितना सिस्टमेटिकली वो पढ़ाते थे, और वो जो भी पढ़ाते थे बहुत अच्छे से समझ में आता था। तो मेरा उनके सब्जेक्ट्स के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा, और फिर मैंने उनसे बातचीत करना भी चालू करी। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि हाँ आप रिसर्च साइड भी जा सकते हो। तो एक उनके थ्रू मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तो आ रहा है, तो अब इस फील्ड में जाने में क्या बुराई है। तो मैंने थोड़ा फ्यूचर भी देखा कि हाँ अगर मैं इस फील्ड में जाऊँगा तो थोड़ा, एक तो मेरा नेचर भी उस तरीके का है, दूसरा कि वो फील्ड भी थोड़ी पीसफुल है कि हम उसमें ज़्यादा परफॉर्म कर पाऊंगा मैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसी फील्ड में जाते हैं। तो फिर मैंने थर्ड ईयर ऑनवर्ड से प्लान करना चालू किया कि हाँ अब फाइनल ईयर के बाद मुझे क्या करना है, प्लेसमेंट लेना है, ये थोड़ा मेरा श्योर था, क्योंकि एटलीस्ट इतना भी अच्छा नहीं था कि फाइनेंशियली, क्योंकि एक चाहता था कि मैं खुद पेरेंट्स से कुछ ना लूँ फाइनल ईयर के बाद, एक मेरा मन में ये था। तो मैंने फिर प्लेसमेंट लिया, और प्लेसमेंट के साथ भी फिर मैं कंपनी के साथ बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली करना, लेकिन फिर भी क्योंकि मन में था कि यहाँ से तो निकलना है किसी तरह, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म मैंने प्लान किया नहीं था कंपनी में। तो इसलिए मैं हर साल एटलीस्ट टच में रहा, अपने सब्जेक्ट्स के एग्जाम भी देते जा रहा था, तो मुझे उसका बेनिफिट मिला। और फाइनली मेरा एक इंटरव्यू हुआ था विंटर्स में, जो कि लास्ट दिसंबर में हुआ था। उसमें 2-3 आईआईटीज में मैंने दिया, लेकिन क्योंकि पहली बार था तो ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं इंटरव्यू, बहुत सारी गलतियाँ समझ में आई। वो गलतियों को इस इंटरव्यू में इम्प्लीमेंट किया, तो फाइनली अभी थोड़ा सिलेक्शन हुआ है, तो एक पॉजिटिव चीज़ है वो। तो मेरे ख्याल से शायद आपको आंसर मिला होगा कि अलग अलग गाइड थे, लेकिन हाँ बस एक ये था कि एक गोल क्लियर इन द सेंस कि ये पता था, ऑब्जेक्टिव पता था कि हाँ उस तरफ जाना है। तो ये चीजें अब उसके लिए जो भी सपोर्टिंग चीजें चाहिए वो रेडी करी। yes. मेरे ख्याल से आपने तो जो की लाइन थी ना, वो अपने स्टार्टिंग में ही बोल दी, जो आपने बोला ना कि मेरे को अपनी जो भी मैं जिस फील्ड में जाना चाहूँ मैं उसमें टॉप में जाना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आपके माइंड में विजन क्लियर था कि मुझे जहां भी मैं जाऊंगा मेरे को टॉप पे जाना है। तो आपने मतलब हमेशा एक टॉप की सर्च कंटिन्यू रखी, मतलब ये कि मतलब मेरे को समझ में आया कि ये कोई बच्चा जो है जो मतलब कुछ भी करना चाहता है किसी फील्ड में भी, अगर उसके पास उस फील्ड का विजन है तो समहाउ अनदर वो उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर ही लेगा, अगर उसको क्लियर है कि मुझे क्या करना है एग्जैक्टली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सर उससे भी ज्यादा तारीफ की बात ये है कि आप जॉब के साथ, बिकॉज मैंने देखा है लोग जनरली जो प्राइवेट कंपनीज में या फिर जनरली कंपनीज में जो काम कर रहे होते हैं उनकी एक ही बस तकलीफ होती है कि भैया काम बहुत करवाते हैं, मतलब सुबह से लेके शाम तक काम करना,
फिर अगर आप अकेले रह रहे हो तो आई थिंक आप 3 टाइम का खाना भी खुद बनाते होगे, या फिर आप कोई और बना आप कोई कुक वगैरह रखा हुआ है आपने कि नहीं खाना नहीं खाना खुद नहीं, बनाते हैं? हम 2 फ्रेंड्स साथ में हैं तो हम लोग साथ ही में अच्छा। बनाते हैं। हाँ तो मतलब खाना भी आप खुद बना रहे हो, तो मतलब खाना बनाने में भी आई थिंक 3 घंटे जाते ही हैं अगर मतलब, क्योंकि हमारा इंडियन फूड थोड़ा कुक होने में टाइम लेता है, मतलब 1-1.5 घंटा आधा घंटा लगता ही है उसमें खाना बनाने में। एंड उसके बाद भी स्टडी के लिए टाइम निकालना आई थिंक बहुत ही ज्यादा मतलब लाइक क्या बोले, अमेजिंग है। मैं इसके पीछे आपकी फिलोसफी जानना चाहूंगा कि मतलब लाइक आपका जो इतना डिसिप्लिन, आप क्योंकि इसके लिए डिसिप्लिन लाना पड़ता है लाइफ में, बिना डिसिप्लिन के आई डोंट थिंक सो हो सकता है। बिकॉज मैं ऐसा बंदा हूँ, मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता है बहुत काम कर लिया आज तो, भैया आज तो रेस्ट करनी चाहिए, आज 2-3 घंटे हुए। तो ये डिसिप्लिन कैसे है आपकी लाइफ में, क्या मतलब ऐसा है जो आपको मोटिवेट करता है और डिसिप्लिन में रखता है? इसमें मेनली 2 चीजें बोल सकता हूँ। एक प्राइमरी चीज है और एक सेकेंडरी है। जो सेकेंडरी है वो तो ये है कि क्योंकि घर में जो दादा थे और पिताजी दोनों थे, वो दोनों का थोड़ा सा डिसिप्लिन कल्चर था, तो एक घर से वो चीज़ मिली। लेकिन वो चीज़ सेकेंडरी है, क्योंकि क्या होता है हम जब कॉलेज में आते हैं तो हम घर की चीज़ें बहुत भूल जाते हैं। तो हम्म। वो होता है, एक वो चीज़ सेकेंडरी है। लेकिन प्राइमरी जो चीज़ मुझे फर्स्ट ईयर में मिली अपने कॉलेज में कि बहुत सारे सीनियर्स होते हैं कॉलेज में, और सीनियर से इंटरेक्शन होता ही है हर कॉलेज में, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होता है। रैगिंग और वो सब होती है, लेकिन 2016 ऑनवर्ड्स वो चीज़ें काफ़ी कम हो गई थी। तो कुछ हम्म। जो अच्छे सीनियर्स थे वो भी हमको मिले, अलग अलग फील्ड्स के। जैसे कि आपको अगर टेक्निकली साउंड सीनियर्स चाहिए वो भी आपको मिलेंगे, और कुछ अलग अलग सीनियर्स मिलते हैं। तो मुझे एक ऐसे कुछ ग्रुप मिला जिसमें जो सीनियर्स हैं वो सही में गाइड करते हैं हमको। तो वो एक्चुअली एक सोसाइटी थी जिसका नाम है इंस्पायर, हमारे कॉलेज में वो थी। तो वो एक्चुअली एक स्पिरिचुअल सोसाइटी थी। तो हम्म। वो हमारे जो हॉस्टल है उसमें वीकली प्रोग्राम्स करती थी। तो उन्होंने प्रोग्राम्स करना चालू किया और वो हमें कुछ बुक्स देते थे पढ़ने के लिए। तो उन्होंने मुझे एक बुक दी, एक स्पिरिचुअल बुक थी वो, जो कि भगवत गीता से रिलेटेड थी। तो मेरा थोड़ा सा एक इंटरेस्ट तो था कि भगवत गीता पढ़ा नहीं कभी, लेकिन लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है तो पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने एक छोटी बुक दी थी मुझे, तो मैंने उसको पढ़ा। तो मुझे वो बुक में एक्चुअली बहुत सारे अपनी लाइफ के आंसर्स मिले कि हाँ ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में बहुत, और ऐसा लगता था कि वो बुक में मेरे बारे में लिखा हुआ है सब कुछ। तो ओके। वो मुझे थोड़ा सा इंस्पायर करी, तो मैं उन सीनियर से थोड़ा और मिला। फिर उन्होंने एक्चुअली मुझे बताया कि हाँ हमें अपना जो दिन है, अपना जो डेली रूटीन है उसको किस तरह बिताना चाहिए। तो फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स उन्होंने मुझे कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स सिखाई। वो मेडिटेशन एक्चुअली फिर मैं सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स प्रिपेयर करता, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करता था। और फाइनल ईयर तक मैं ऐसा था कि हर दिन 2 घंटे मेडिटेशन करता था। तो एक वो उतना अच्छी आदत लगी थी। तो मेडिटेशन के भी कुछ तरीके होते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, ये डिसिप्लिन्ड उसका मैनर होता है। और वो हम्म। अकेले करना एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको लाइक माइंडेड लोग चाहिए। अब आप सोचें कि एग्जैक्टली। हॉस्टल में जो लोग रात में उनका जागने का समय होता है, सुबह सोने का समय होता है, उस समय उस एटमॉस्फेयर में आप कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैंने लाइक माइंडेड लोग, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर में ही मुझे वो लोग मिले थे, तो मैंने सोचा यार ये लोग ही सही हैं हमारे लिए, कि ये थोड़ा डिसिप्लिन जीते और इनकी भी लाइफ बहुत अच्छी है, इनका भी अच्छा प्लेसमेंट होता है, सब कुछ अच्छा होता है और कैरेक्टर भी अच्छा है इन लोगों का। तो फिर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मैं उनके साथ शिफ्ट हो गया था, मैंने अपना हॉस्टल छोड़ा हम्म। और फिर मैं उनके साथ शिफ्ट हुआ। तो उनके साथ ही मैं रहता था। और क्योंकि वो लोग खुद जल्दी उठते थे, जल्दी सोते थे, एक अच्छा रूटीन था। तो उस तरीके से मेरा भी रूटीन एक अच्छा बना, तो एक डिसिप्लिन उस मैनर में मुझे आया। तो और जो भी जैसे ऑडियंस है, अगर वो सोच रहे होंगे कि अरे ठीक है इनको तो वो मौका मिला, हमको तो मिला नहीं, तो मैं यही कहूँगा कि ठीक है अभी तक नहीं मिला, लेकिन अभी आगे मिल सकता है। तो इसलिए मैं जैसे अमरजीत सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, तो मैं अगर आप उसका डिस्क्रिप्शन हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दें वीडियो के, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो भी चाहते हैं कि उस तरह की ट्रेनिंग हमको भी मिले, तो हम उनको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग हम्म। वीकली सेशंस लेते हैं। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो दे कैन कम, इस श्योर तरीके श्योर का। सर। हाँ मैंने मतलब ये चीज, मैंने 2 चीजें यहाँ पे देखी है, मतलब आपकी अभी आपने जो एक्सप्लेन किया डिसिप्लिन में, वो 2 चीजें थी। एक थी एसोसिएशन, लाइक आपको उन लोगों के साथ जाके मिलना पड़ेगा जो वैसा सोचते हैं, मतलब जो वैसा कर रहे हैं। बिकॉज कल ही हम लोग एक एक उस पर डिस्कस कर रहे थे, मतलब मैं किसी दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था, आई थिंक इंटरव्यू में ही डिस्कस हुई थी ये बात,
कि लाइक मैंने उनसे पूछा था कि आप आपका मतलब आपने गर्लफ्रेंड वगैरह बनाना या फिर वैसा कॉलेज में वैसा कुछ नहीं सोचा आपने कि यार चल दो पहले गर्लफ्रेंड बनाते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं? तो वो बोले कि नहीं, हाँ ऐसा कुछ माइंड में नहीं था मेरे, बिकॉज अपने दोस्त वैसे नहीं थे, अपने दोस्त थोड़ा लड़ाई झगड़े में थोड़ा दिमाग लगाते थे कि लड़ाई झगड़ा कर ले। तो मैंने उनको बताया कि नहीं देखो, मेरे दिमाग में ये चीज पहले से क्यों थी, क्योंकि मेरा जो दोस्त था वो मेरे से 5 साल बड़ा था और उसने मेरे से बहुत अर्ली एज में ही ये सब बातें करना शुरू कर दी। तो जैसे ही आपके साथ लोग बातें कर रहे हैं, आपके डिजायर भी वैसे बनते चले जाते हैं। तो ये मुझे समझ में आया कि आपकी आप एसोसिएशन ऐसी थी, उनकी बातें सुनते सुनते आपके अंदर डिजायर आया। तो आपकी जो क्लासेस हैं, आई थिंक सेम तरीके का पैटर्न चीज करेगी, आप बच्चे को नया डिजायर दे रहे हो आप नई चीजें बता के। तो करेक्ट लाइक करेक्ट। गुड, हाँ डेफिनेटली हम शेयर करेंगे, क्यों नहीं शेयर करेंगे सर, इसीलिए तो प्लेटफॉर्म खोला है हमने। तो अच्छा सर, एक और चीज है कि जैसे हम देखते हैं कि मैं मतलब जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट करी थी कि हम लोग और भी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे, एंड थैंक यू सो मच कि आपने कुछ स्लाइड्स रेडी करी हैं, बिकॉज वी नो दैट कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान है उसके पीछे एक फिलोसफी काम करती है ना, देयर इज ए फिलोसफी। मतलब जैसे नेपोलियन हिल ने इसीलिए तो बुक बनाई है अपनी, थिंक एंड ग्रो रिच। तो उसने उसमें एक सक्सेस फिलोसफी दी है कि ये वो बातें हैं जो सक्सेसफुल लोगों के दिमाग में बंधी रहती थी, और इसी बातों को लेके वो एक्शन लेते थे। जैसे मैं बोलूँ ये दुनिया बेकार है, तो अब मेरे दिमाग में मेरी फिलोसफी क्या है, ये दुनिया बेकार है। तो मैं किसी व्यक्ति को भी कैसे देखूंगा, जब मैं कोई काम करने से पहले मेरे दिमाग में क्या चलेगा, ये दुनिया बेकार है, तो भैया मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना, है ना। तो ये फिलोसफी सेट हो जाती है। तो अब प्लीज थोड़ा मतलब थोड़ा अगर आप स्लाइड शेयर करेंगे तो बताएंगे कि लाइक बिल्कुल जो बिल्कुल। सक्सेसफुल लोगों की फिलोसफी किस तरीके से रहती है और आपकी क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर, थोड़ा एक्सप्लेन यस। करेंगे प्लीज। तो ये एक्चुअली स्लाइड्स मैंने इसलिए प्रिपेयर करी थी कि कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज या फिर कुछ पर्सनालिटीज के बारे में हम डिस्कस कर पाए, तो मैं शेयर करता हूँ। तो स्लाइड्स आर विजिबल नाउ। यस यस। ओके, तो कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि यही है बहुत सारी हैं, लेकिन ये कुछ पर्सनालिटीज हैं जो मुझे पर्सनली इंस्पायर करती हैं। आप सब इन सबको ही जानते हैं, ये तो श्योरिटी है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है सारी पर्सनालिटीज। लेकिन कुछ जो मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं जो कि हम इनसे सीख सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा। पहली ये जो पर्सनालिटी है, आप सब जानते हैं, आप सब इनकी तरह बनना चाहते हैं तो ये है सुंदर पिचाई। ये अगर इनका आपको बैकग्राउंड पता है तो ये एक चेन्नई के बहुत ही छोटे परिवार से थे। इनका जो फादर की इनकम थी 2,000 रुपये महीना थी उस टाइम पे। और जब इनका सिलेक्शन हुआ आईआईटी खड़गपुर में, और उसके बाद फिर जब इनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी स्कॉलरशिप मिली, क्योंकि फाइनेंशियली तो आप समझ सकते हैं 2,000 रुपये महीना में क्या होता है, तो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स इतना अच्छा नहीं था। लेकिन जब इनका आईआईटी खड़गपुर के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इनकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनका सिलेक्शन हुआ, तो उस वो पूरा इनका मतलब एक तरह से स्पॉन्सर्ड था, पूरी उनकी पढ़ाई स्पॉन्सर्ड थी। लेकिन आने जाने का खर्चा इनको खुद को देना था। तो अब पिताजी की इनकम ही 2,000 रुपये, लेकिन इनका जो फ्लाइट की टिकट थी वो ही उनके पिताजी के पूरे साल की इनकम थी। तो उनके फादर ने किसी तरह बात करके अरेंज किया कि पूरे साल की जो उनको सैलरी है वो एक साथ मिले। ये चाहते थे कि इनकी मदर जो है इनके साथ जाए, लेकिन वो जा नहीं पाई, क्योंकि उतना पैसा अरेंज नहीं कर पाए, तो सिर्फ इनके लिए टिकट अरेंज हुई। तो वो पूरे साल की जो तनख्वाह है वो उसमें चली गई, और उनको सिर्फ एक बैग पैक ले जाना अलाउड था। तो बैग पैक भी जो था 2,000 रुपये का था। अब वो 2,000 रुपये में एक और महीने की उनकी सैलरी चली गई। तो इतना जो स्ट्रगल था वो इनके पीछे था। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना स्ट्रगल इनने देखा। लेकिन आज अब आप देखिए कि वो किस पोजीशन पे है। और मेनली जो मुझे लगता है जो हम सीख सकते हैं इनसे, वो ये दो चीजें हैं कि प्रॉब्लम्स आर द सीड ऑफ इनोवेशन। इन्होंने जितनी भी चीजें निकाली, 2006 में इन्होंने एक गूगल मैप जो आप लोग जानते हैं वो निकाला, फिर उसके बाद गूगल लेंस आया, फिर उसके बाद गूगल ट्रांसलेट आया। ये सारी जो चीजें हैं ये सिर्फ कुछ सी ना किसी प्रॉब्लम से है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि गूगल लेंस किस तरह आया। इनकी जो बेटी थी, इन्होंने उन्होंने एक बार इन्हें एक फूल दिया ना, और एक फूल दिखाया कि पापा ये कौन सा फूल है। तो इनके पापा ने बोला, इन्होंने बोला कि पता नहीं बेटा कौन सा है तो फिर इनके पापा बोलते हैं कि मतलब बेटी बोलती है कि आपने आईआईटी से ग्रेजुएशन किया, फिर स्टैनफोर्ड से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इतने पढ़े लिखे हो, आपको ये नहीं पता है फूल कौन सा है तो इनने सोचा अरे यार बात तो सही है तो फिर इन्होंने एक ऐसा दिमाग लगाया, अपने टीम वालों को बुलाया और बोला कि अरे ऐसा कुछ करते हैं कि इस
फूल की एक कोई फोटो खींचे, उसे पता चल जाए कि ये कौन सा फूल है, किस देश में पाया जाता है, कितने का मिलेगा और अपने आसपास कहाँ मिल सकता है ये। तो हम्म उस प्रॉब्लम को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी लिया, और एक देखिए गूगल लेंस आज कितना सक्सेसफुल है आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद इन्होंने बोला बिल्कुल। कि एक हमारा टेंडेंसी होती है कि हम अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना चाहते हैं। तो इन्होंने, इनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, डोंट ट्राई टू बीट कॉम्पिटिटर, क्रिएट योर ओन गेम, है ना। तो जैसे एक गूगल वो है हमारा मैप, वो एक एक अलग ही आइडिया था, उस तरीके का आइडिया किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। वो भी एक आइडिया बहुत ही, एक्चुअली इनकी वाइफ ने इन्हें बोला था कि आप एक शाम को हम डिनर के लिए चलते हैं। तो जब डिनर के लिए जा रहे थे तो ये रास्ता भूल जाते हैं। तो उस हम्म सिचुएशन से इनको सोच, मतलब दिमाग में आता है कि चलो कुछ ऐसा मैप जैसा बनाते हैं। तो उस प्रॉब्लम से भी इन्होंने एक इनोवेशन निकाला। तो ये कभी भी कॉम्पिटिटर्स को बीट करने पे गए नहीं। इनकी हमेशा टेंडेंसी थी कि हाँ चलो आप कुछ नया करो, अपनी प्रॉब्लम से खुद सॉल्यूशन एक कुछ निकालो। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, 4th नंबर पे जिन्होंने, मैं समझता हूँ वो कि बहुत ही, आप सब इनके बारे में जानते ही हैं, आप सब कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन इनसे लेते होंगे, जो कि हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी स्टोरी आप लोगों ने तो खैर सुनी ही होगी कि ये भी किस तरह बहुत ही गरीब परिवार से थे, और किस तरह इनको थोड़ा सा साइंस में या फिर फिजिक्स में इंटरेस्ट था पहले से। तो ये जब नाव चलाते थे, एक्चुअली इनका जो प्रोफेशन था, फैमिली प्रोफेशन यही था, तो नाव चलाते थे। तो जब उनको रामेश्वरम लोगों को छोड़ के आते थे, तो जो बीच में समय मिलता था उसमें किताबें पढ़ने लगते थे। अब ऐसा कौन करता है इतना नॉर्मल आदमी। फिर इसके बाद इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो भी पेपर बेच के इन्होंने अपनी पढ़ाई करी। रात में घर पे लाइट नहीं होती थी तो स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे। तो इतनी डिफिकल्टीज के बावजूद आज हम देखते हैं कि इन्हें प्रीपेल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था, तो इसलिए मैंने वो मेंशन किया है नीचे। 2002 से 2007 ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, सॉरी राष्ट्रपति थे। तो इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता था कि लोग, एक्चुअली लोग इनसे कनेक्ट कर पाते थे पर्सनली। इसलिए एक बच्चे ने इनसे एक इंटरव्यू पे पूछा था कि सर आपका सक्सेस मंत्रा क्या है। तो उन्होंने ये आंसर दिया था उन्हें कि आपका हमेशा एक ग्रेट एम होना चाहिए, कि आपके जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि ये कितने गरीब परिवार से होके इन्होंने इतना बड़ा लक्ष्य कैसे लिया कि मैं एक इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, कि मैं अपना खुद का रॉकेट बनाना चाहता हूँ, कि मुझे पीएसएलवी बनाना है, या फिर मैं अपने देश के लिए कुछ इस तरीके का करना चाहता हूँ कि मैं स्पेस एस्ट्रोनॉट या फिर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है। तो उस बैकग्राउंड में भी रह के इतना बड़ा एम करना, ये एक बड़ी बात है। उसके बाद एम तो चलो आपने बना लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके लिए जितना भी नॉलेज चाहिए वो आप एक्वायर करिए, एक्वायर नॉलेज, है ना। अब नॉलेज आपने गेन कर लिया, उसके बाद हार्ड वर्क करना जरूरी है ना। कि आपको एक नॉलेज भी मिल गया है, एम भी है, तो अब आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। अब काम करेंगे तो डिफिकल्टी आएगी, तो डिफिकल्टी में कमजोर नहीं पड़ना है। तो परसीवरेंस की लगे रहना है उसमें। तो ये हमको हम्म सीखने को मिलता है। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मेरे भी बहुत एक आदर्श हैं ये। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली अपने कैरेक्टर से, अपनी खुद की डीलिंग से समझाते थे कि हमें एक नेता को या फिर एक लीडर को किस तरह होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम भी वैसे ही हैं। तो ये कहते थे कि ही वाज सच अ पर्सनालिटी हु हैज अपोनेंट्स बट नॉट एनिमीज। इनके, अब आप मान लीजिए कोई के होंगे, पॉलिटिक्स है तो उसमें अपोनेंट होना जरूरी है, लेकिन एनिमीज हम्म कोई नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लोग जानते थे कि ये जो है ये देश के लिए काम कर रहे हैं, ये कभी अपने हित के लिए या फिर अपने पर्सनल एजेंडा के लिए देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, या फिर एक शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इनके कोई एनिमी नहीं थे। इवन अपोनेंट्स जो हैं वो इन्हें एडमायर करते थे, है ना। तो हम्म ये बहुत अच्छी क्वालिटी है जो हमें सीखनी चाहिए। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस, एक बहुत ही विजनरी लीडर, जिन्हें कॉलेज से बहुत बार निकाला गया। इनकी ये चीज देखकर कि ये कभी भी गलत को एक्सेप्ट नहीं करते थे, है ना। इनका बहुत हम्म ही गोल्डन स्टेटमेंट था, डोंट सरेंडर टू रॉन्ग एंड नेवर इग्नोर राइट। कभी भी आप गलत के आगे सर मत झुकाओ, और जो सही है उसको कभी भी इग्नोर मत करो। बहुत ही कम लोगों में ये चीज दिखती है। तो सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे लीडर थे। तो अब जो लास्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक एक्चुअली ऐसी पर्सनैलिटी है, हो सकता है कि आप लोगों को इनके बारे में नहीं मालूम होगा, या आजकल तो खैर बहुत सारे अवेयरनेस भी हो रही है उनके लिए, तो हो सकता है कि आपको मालूम भी हो। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको एक्चुअली, जिनके बारे में आप बस सुन लेंगे तो आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। इनका नाम है
हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। एक्चुअली ये इस्कॉन जो आपने सुना होगा मंदिर है, उसके संस्थापक आचार्य हैं। इन्होंने 70 वर्ष की उम्र में ये जो कि विदेश मतलब जो वेस्ट है वहाँ पर अमेरिका में अपने जो भारतीय संस्कृति है जैसे भगवत गीता श्रीमद् भागवतम वो लेके वो उसका सिर्फ प्रचार करने के लिए 70 वर्ष की उम्र में वहां गए। अब आप मान लीजिए आज हमें इतना कन्विक्शन नहीं होता अपने रिलीजन पे, अपनी स्क्रिप्चर्स पे लेकिन अब उस उम्र में किसी और को कन्विंस करना ये बहुत बड़ी बात है। तो एक ऐसे विजनरी लीडर, और सिर्फ इनके बारे में सुनकर, एक्चुअली मैंने जब इनके बारे में सुनना चालू किया, जब पढ़ा, तो मुझे इसलिए मैंने इनको पहले नंबर पे रखा है और अभी तक ये मेरे रोल मॉडल है मेरे जीवन के। इस तरीके से हमको जीवन जीना चाहिए। तो इनके बहुत सारी बुक्स भी हैं, जैसे कि मैं कुछ बुक्स की बात कर रहा था पहले कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्लासेस करते हैं वो इन्हीं की बुक्स पे करते हैं। तो जैसे कि आपने डिसिप्लिन वाला क्वेश्चन दिया था, वो इनकी बुक्स ही पढ़ के हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ डिसिप्लिन लाइफ प्रैक्टिकली किस तरह जी जाती है। इनके भी कुछ सक्सेस मंत्र या फिर कुछ पॉइंट्स थे, ये ऐसे बोलते थे कि हमें हमेशा शास्त्र पढ़ने चाहिए, है ना। इसीलिए इन्होंने अपने जो जीवन के अंतिम 10 साल हैं जो कि बहुत ही क्रूशियल थे, इन्होंने शास्त्रों के ट्रांसलेशन पे निकाले, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसमें जो शास्त्र थे वो मेनली संस्कृत में थे, तो उसे समझना एक तो मुश्किल था। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो सब समझ सकते हैं, तो इन्होंने इंग्लिश में सबका ट्रांसलेशन किया, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, फिर ये कभी भी डोंट रिमेन एस्लीप, इसका मतलब ये है ग्रॉस लेवल पे नहीं, सटल लेवल पे ये कहते थे कि आप हमेशा इग्नोरेंस में मत रहो, है ना। कि हम हमेशा समझते हैं कि हाँ मैं जो हूँ मैं सही हूँ, माई वे इज द हाईवे ऐसा कहा जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो ये हमेशा कहते थे फॉलो द अथॉरिटीज, जो कि भगवान या फिर जिन्होंने स्क्रिप्चर्स में जैसा जैसा लिखा है आपको वैसा फॉलो करना चाहिए ना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमें गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। तो जो गाइडेंस है हमें कहाँ से मिलेगा, जो सही गाइडेंस है वो हमें सही लोगों से ही मिल सकता है, और जो सही लोग हैं वो स्क्रिप्चर्स में दिए हुए हैं कि किस तरह हमें सही लोगों से मिल सकता है। तो आज प्रैक्टिकली भी देखें तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स, जो हमको बताते हैं। तो बस यही था जो मैं शेयर करना चाहता था कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में। एक्चुअली में बहुत अमेजिंग है जो आपने लास्ट मतलब इनके बारे में बताया, और जो पहले भी पर्सनालिटीज थी, तो इनकी सबकी अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हम देखें, अगर इनके बारे में थोड़ा पढ़े तो हम देखते हैं कि ये लोग अपने हमारे रिलीजन जो हम लोग जिसको सनातन धर्म बोलते हैं उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। और मैंने एक चीज देखी है, एक चीज मैं अभी इतनी सारी इंटरव्यूज ले रहा हूँ और उसमें मैंने एक चीज कॉमन देखी है कि जितने भी लोग लाइक सक्सेसफुल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं शास्त्रों से जरूर कनेक्टेड हैं, और भगवत गीता इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो भगवत गीता से कनेक्टेड हैं। तो ये एक आपने बहुत ही मतलब थैंक यू सो मच फॉर दैट कि आपने ये सारी चीज इतनी लैबोरेटली डिस्कस की, बिकॉज आई थिंक इससे बहुत सारे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगी, बिकॉज उनको पता चलेगा कि हाँ हमें भले ही बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए यूट्यूब पे, बट एटलीस्ट इन लोगों के बारे में थोड़ा सुनना चाहिए ताकि हमारे अंदर भी वैसे डिजायर पैदा हो, हमारे अंदर भी ये चीज होगी। अगर ये लोग इतने छोटे लेवल से इतने हाई लेवल तक जा सकते हैं तो एटलीस्ट डिजायर ही होता है स्टार्टिंग में जब आपने 10th क्लास में सोचा कि मैं किसी ऊपर के लेवल पे जाऊंगा, तो उस समय वो डिजायर था, उस समय वो डिजायर कैसे पूरा होगा, क्यों पूरा होगा, कोई नहीं जानता था। सो आई थिंक हर चीज डिजायर से शुरू होती है, अगर आप राइट डिजायर करोगे तो राइट जगह पे पहुंच ही जाओगे। सर और आपकी कुछ ऐसी लर्निंग्स लाइफ की जो मतलब बिकॉज मैं आपसे इतने डीप क्वेश्चन ऐसे फिलोसफिकल क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज आप अभी आईआईटी जाने वाले हो और इतनी मतलब छोटी एज में आपने एक लाइक कहते हैं ना कि कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं, तो आप जैसे लोग गिफ्टेड होते हो, आप लोगों को लाइक होता है ना कि मतलब बहुत ही कम एज में बहुत बड़े लाइफ के एक्सपीरियंसेस ले लेना बहुत ही कम लोगों की हिस्से में होती है ये चीज, और बहुत लाइफ की कम एज में ही बहुत मेच्योर हो जाना ये भी शायद बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। तो आपकी कुछ लाइफ की अभी तक की ऐसी लर्निंग्स रही हो जिनको आप हमेशा साथ में लेके चलते हो और आपको लगता है कि यार ये मुझे अगर कभी फ्यूचर में मौका मिलेगा तो मैं ये जरूर शेयर करूंगा अपने भाई बहनों के साथ या अपने बच्चों के साथ या जो भी मेरे स्टूडेंट्स मिलेंगे उनके साथ, तो प्लीज थोड़ा बहुत बताइए। जी, तो थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए पहले तो हाँ कुछ टीचिंग ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा। पहला तो एक ये है जिसे मैं एक तरह से टॉप प्रायोरिटी दूंगा कि जब भी हमें लाइफ में मौका मिले तो हमें स्पिरिचुअलिटी से खुद को जोड़ने का पूरी कोशिश करनी चाहिए।
क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि वो हमें एक राइट कंसेप्शन देती है लाइफ का। देखिए, हम जीवन में ये नहीं कह सकते हमारी लाइफ में हमेशा सक्सेस आएगी या हमेशा फेलियर आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। स्क्रिप्चर्स हमें एक बहुत क्लियर विजन देते हैं कि लाइफ में जो चीज़ हो रही है वो किस वजह से हो रही है और इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए ना। तो एक जब भी हमें मौका मिले तो हमें उन्हें पढ़ना भी चाहिए। और देखिए, पढ़ने से हो सकता है ज़्यादा समझ में ना आए, तो जो लोग जो उसे पढ़ चुके हैं, जिन्हें उसका नॉलेज है, उनसे हमें सुनना चाहिए, है ना, जो कि उसी चीज को बता रहे हैं। तो एक टीचिंग वो है कि हमें जब भी मौका मिले वी शुड ट्राई टू कनेक्ट टू स्पिरिचुअलिटी। दूसरा, और एक तरह से एक तरह से हम इसे पहला भी कह सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपना एसोसिएशन हमेशा बहुत सही रखना है। चाहे हम बच्चे हों, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, हम किस तरह के लोगों का संग कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली मैंने बहुत लोगों को देखा है, आप भी अपनी लाइफ के बारे में भी बता रहे थे। तो जिस तरह का एसोसिएशन पहले से होगा उस तरीके का हमारा माइंडसेट बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा स्टूडेंट कॉलेज लाइफ तक, तो जब हम 18-19 साल तक के होते नहीं है, हमारा माइंड बहुत ही सॉफ्ट होता है। उसमें जो इनपुट डाला जाए हम वैसा बन जाते हैं। तो अगर सही इनपुट नहीं डाला जाए एक्चुअली, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से भी इतना स्पिरिचुअल कल्चर अब रह नहीं गया है कि पेरेंट्स की तरफ से वो चीज़ें मिले। लेकिन अगर हमें दूसरे जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे ही हम सारे फीडबैक लेते हैं, जो एसोसिएशन है, तो वो एसोसिएशन हमें हमेशा सही रखना चाहिए। आप अगर स्कूल में हैं, आपका ये ड्यूटी है कि आप पढ़ाई अच्छे से करें, या कॉलेज में है तो आपको उस तरीके के लोगों के साथ ही रहना है। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ उसमें कुछ एक गलत आदत है, इतना हमें इंडिकेशन लग जाता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, थोड़ा बहुत एटलीस्ट हम इंडिया में है तो एटलीस्ट इतना इंडिकेशन लगता है। लेकिन हम उसमें पढ़ इसलिए जाते हैं कि चलो ट्राई करके देखते हैं ऐसा। तो वो मेंटालिटी हमको हटानी है। अगर उसमें कोई भी एक स्वान जैसी, एक एक्चुअली दो कैरेक्टर होते हैं, एक होता है स्वान, एक होता है क्रो। स्वान हमेशा दूध, मतलब जो एक मिक्सचर होता है दूध और पानी का, उसमें से दूध निकालता है। लेकिन जो क्रो होता है वो गंदी चीज पे बैठता है हमेशा। तो हमें स्वान जैसी मेंटालिटी चाहिए। जो भी लोग हैं उससे अच्छी अच्छी चीजें निकालिए और अपने अंदर वो अच्छी चीजें लाने की कोशिश करिए। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि लाइफ में डिफिकल्टीज, ऐसा नहीं है कि हमें कभी कभी लगता है कि अरे इनकी लाइफ में तो कुछ आया ही नहीं है या फिर इनको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन हम जो लाइफ में किसी को देखते हैं, हम एक्चुअली सिर्फ सफलता देखते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि अल्टीमेटली वो सफलता के पीछे कितनी प्रॉब्लम्स हैं। हमने अभी जो डिस्कस किया कि जैसे शिला प्रभुपाद है, एपीजे अब्दुल कलाम, सुंदर पिचाई, कितने प्रॉब्लम से ऊपर उठ के वो लोग आए हैं ना। कि जैसे मैंने बहुत सारी चीजें बताई भी। तो हमें हमेशा ये सीखना चाहिए कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी हमारी लाइफ में, लेकिन उसको डील कैसे करना है वो हमें वही लोग बता सकते हैं जो कि सही में, जिनके पास विजडम है, जिनके पास कुछ ट्रू नॉलेज है या फिर स्पिरिचुअल विजडम है, वही लोग हमें सही गाइड कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें भी एक एसोसिएशन का थोड़ा पॉइंट आ गया। और फिर चौथी चीज ये है कि हमें कभी भी जीवन में कोई डिसीजन करें तो हमेशा उसको किसी टीचर से या फिर किसी मेंटोर से हमेशा हमें कंसल्ट करना चाहिए। कि मान लीजिए कभी कभी हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन हम अपने ऊपर इतना विश्वास कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे डिसीजन पहले भी लिए और बाद में पता चलता है कि अरे ये सही नहीं था। तो इसीलिए उस फील्ड में या फिर जिसे भी हम मानते हैं कि हाँ चलो इसको इसको थोड़ा लाइफ के बारे में मैच्योरिटी है, तो उनसे हमेशा हमें कंसल्ट करना चाहिए कि क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा, है ना। उसके लिए एक्चुअली पहले सिस्टम ये होता था, गुरुकुल सिस्टम होता था। तो जो गुरु है, बच्चा उसके साथ वह शुरू से बचपन से ही रह रहा है 20-25 साल, तो उसको पता रहता था कि यार ये बच्चे की प्रोपेंसिटी ऐसी है तो ये यहाँ जाएगा, तो इसके लिए ये ज्यादा सक्सेसफुल होगा। लेकिन अभी वो सिस्टम रह नहीं गया है। तो इसीलिए हमको या तो बात है जो कि हमें गाइड, कुछ ना कुछ हर घर में अलग अलग कुछ होता है, या फिर कुछ ऐसे एल्डर ब्रदर्स होते हैं, है ना, या फिर कुछ फ्रेंड्स, या फिर कुछ और अलग अलग लोग हो सकते हैं। उनसे गाइडेंस हमेशा लेना चाहिए। हमेशा अपने ईगो में नहीं रहना चाहिए कि जैसे मैंने बोला माई वे इज द हाईवे, ऐसा होता नहीं है ना। जितना भी हम गाइडेंस लेंगे अच्छे लोगों से, तो उतना हम उस तरीके पे उस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये कुछ टीचिंग्स है। एग्जैक्टली सर, इसलिए हम सर अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब होपफुली अगर 3-4 महीने में हम अपनी पूरी 24/7 जो सर्विस है हमारी, ऑनलाइन कॉलिंग सर्विस फ्री रखेंगे, ताकि बच्चे, कोई भी बंदा फोन करके अपनी लाइफ का कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सके कि आप, भले वो हेल्थ वाइज हो, भले वो करियर वाइज हो, फाइनेंशियल हो, या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें कॉल कर सकता है। तो इसी इसी फिलोसफी को लेके हम लोग अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं। तो आई होप, आई विश की मतलब मे भी हम कर पाएंगे इन फ्यूचर आगे। तो अभी ये इंटरव्यूज लेने का यही मेन कंसर्न है कि हम लोग
हम जो प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं उसमें मैक्स टू मैक्स लोगों के इंटरव्यूज लें, ताकि हमें पता चल सके कि ये जो लोगों को गाइडेंस कहाँ से मिली, इन लोगों की प्रॉब्लम्स क्या थी, अलग अलग पैटर्न क्या है, एवरेज स्टूडेंट क्या सोचता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट क्या सोचता है, जो बेचारे को कुछ आता ही नहीं है हमारे जैसों को, वो क्या सोचते हैं। तो वहां से क्या है, हमें बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज मिलेंगे और हम अच्छे से गाइड कर पाएंगे बच्चे को। बाकी सब बहुत अमेजिंग लगा आज आपसे बात करके, सच्ची में बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी, और स्पेशली स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डेफिनेटली। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम एंड पेशेंस, आपने इतने प्यार से समझाया है सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, सो थैंक यू अमरजीत सर, पहले तो मुझे बुलाने के लिए और आप जो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं ये बहुत ही इंस्पिरेशनल है, और आप बिल्कुल इस पे प्रोसीड करिए। मैंने बहुत सारे आपके वीडियोस देखे, बहुत ही अच्छे अच्छे सबका आप इंटरव्यू ले रहे हैं। आई होप कि बहुत स्टूडेंट्स जो भी आपके हैं सबको इंस्पिरेशन मिले। और जैसे कि मैंने वो ग्रुप की बात करी, वो व्हाट्सएप लिंक आप इस डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, जो भी लोग स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो उस पर ज्वाइन करिए, और फिर हम उन्हें गाइड करेंगे कि आप प्रैक्टिकली किस तरह फॉलो कर सकते हैं चीज़ें। ओके, यस यस, श्योर सर, श्योर श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू।